ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नेपाल में हाल ही में हुए आम चुनाव में इतिहास रचा गया है। इस चुनाव में बालेन शाह के नेतृत्व में आरएसपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी को बहुमत मिला हो। वहीं देश में अब तक कोई मधेसी पीएम भी नहीं बना था। ऐसे में बालेन शाह पीएम पद की शपथ लेते ही इतिहास कायम करने वाले हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि बालेंद्र शाह ये चमत्कार करने में कैसे सफल हुए, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। 2015 में संविधान लागू होने के बाद जब पहली बार आम चुनाव हुआ, तब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम थी कि नेपाल के इतिहास में आगे किसी भी दल के लिए बहुमत पाना मुश्किल होगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों का ये आकलन गलत साबित हुआ। बालेन शाह और रवि लामिछाने की जोड़ी ने इस मिथक को तोड़ दिया है। गुरुवार को घोषित अंतिम नतीजों के मुताबिक आरएसपी ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करते हुए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत 125 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में भी आरएसपी सबसे आगे रही। पार्टी को मिले मतों के अनुसार सबसे ज्यादा 57 सीटें आवंटित हुई हैं, यानी दोनों प्रणालियों को मिलाकर आरएसपी के खाते में कुल 182 सीटें आई हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं। आयोग के अंतिम नतीजों में देश में सिर्फ 6 राजनीतिक दलों को प्रतिनिधि सभा में जगह मिली है। नेपाली कांग्रेस 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, तो चुनाव से ठीक पहले सत्ता सुख भोग रही ओली की एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी 9 सीटों पर सिमट गई। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के 8 दलों का गठबंधन भी कोई कारनामा नहीं दिखा सका। सीएनपी गठबंधन 8 सीटें जीतकर नेपाल की राजनीति में हाशिए पर जाता दिखाई दे रहा है। वहीं श्रम शक्ति पार्टी को 3 और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा। दरअसल नेपाल में 1990 से अब तक 32 सरकारें बनी हैं, जिसमें करीब सभी गठबंधन से आई हैं। यहां तक कि नेपाल की पिछली 18 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा राजनीतिक अस्थिरता से भरी रही। 4 आम चुनाव के दौरान देश ने 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री और दर्जनों उप प्रधानमंत्री देखे। लगातार राजनीतिक उठापटक के कारण कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इस बार जनता ने आरएसपी को पूर्ण बहुमत देकर न सिर्फ अस्थिरता के दौर को खत्म करने के संकेत दिए हैं, बल्कि गठबंधन की मजबूरियों वाली राजनीति को भी नकार दिया है। दरअसल 2025 में नेपाल में भ्रष्टाचार, महंगाई और पारंपरिक राजनीतिक दलों के खिलाफ युवा वर्ग का व्यापक असंतोष देखने को मिला था, जिसके बाद जेनजी को बालेन और रवि की जोड़ी की उम्मीद दिखी। बालेन शाह का कोई विवादास्पद पुराना इतिहास नहीं रहा, इसलिए जनता ने उन पर खुलकर भरोसा जताया। बहरहाल नेपाल की राजनीति में बालेन का उदय कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 35 वर्षीय बालेन शाह का पीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। इतिहास रचने के करीब पहुंचे बालेन शाह मधेसी समुदाय से आने वाले नेपाल के न सिर्फ पहले प्रधानमंत्री होंगे, बल्कि देश के इतिहास में सबसे युवा निर्वाचित पीएम बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करेंगे। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, अगर ये बालेंद्र शाह के मामले की हम बात करें तो बालेंद्र शाह अब पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनके सामने चुनौतियां कितनी हैं। देखिए, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नेपाल की जो प्रजातंत्र की जो यात्रा है वो बहुत ही जबरदस्त रही है एक तरीके से, क्योंकि 36 साल में 32 गवर्नमेंट बनी और वो सारी पार्टी जो कोalition की थी। और इस बार अब जो आया है, ये जो बालेन शाह की जो पार्टी आरएसपी जीती है, 182 सीटों से जीत 182 सीट उनको मिली है 275 में से, तो कि बहुत बड़े बहुमत के साथ में आए हैं। तो अब इसके साथ बालेन शाह जब इलेक्शन हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं, जेनजी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और जो सरकार ओली की सरकार थी उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनके खिलाफ और तरह के बहुत सारे भाई भतीजावाद के भी बहुत सारे आरोप थे। तो इससे क्या हुआ है कि जो जनता है उसकी उम्मीदें बहुत जग गई हैं जी, और उनको लग रहा है कि सबको ये उम्मीद है कि बालेन शाह आके जो समस्याएं हैं नेपाल की उनको सबको हल कर पाएंगे। तो उनको अब सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उन्होंने एक विश्वास दिलाया है कि यंगर जनरेशन को कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। वो उन्होंने कहा कि हम करीब 12 लाख 13 लाख जो है जॉब क्रिएट करेंगे। दूसरा उनको यह है कि भाई ये जो वहां पर भ्रष्टाचार का जो माहौल है उसको वो पूरी तरह से खत्म करेंगे और जो सरकारी स्कीम है उनका फायदा
जनता, आम जनता पर सीधा पहुंचा पाएंगे। अब दूसरा, सबको ये उम्मीद है कि जो सिस्टम है वहां का, उसमें आप आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे। जी। लेकिन अब उनकी समस्या ये है कि एक तो कि जो इतना जो करप्ट सिस्टम है उसको रातों-रात वैसे बदलेंगे। तो ठीक है। सिस्टम उनको सपोर्ट शायद ना करे, तो उसको वो कैसे उसको सुधार लाते हैं, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक्सपीरियंस नहीं है उनको इतना, उनके जो सहयोगी हैं उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स में भी वो नए आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उनको इस तरह की समस्याएं सामने आएंगी मेरे ठीक विचार है से। सर। बहुत बहुत शुक्रिया सिंघल साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान और